जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। भारतीय इतिहास का यह 10वां क्लास है। कौन सा 10वां क्लास है? और आज के इस क्लास में हम मगध साम्राज्य के बचे हुए राजवंश कौन कौन से बचे हुए हैं, तो आपको हमने ट्रिक बताया था। कौन सा? हसीन मशूक शाह। कौन सा? हसीन मशूक शाह। यह ट्रिक हमने बताया था। इस ट्रिक में हमने ह से हर्यक वंश, सी से सुशनाग वंश, न से नंद वंश। कौन सा? न से नंद वंश, म से मौर्य वंश। इन सब के बारे में इतना पढ़ लिया है। इन हम लोग का बचा हुआ है सु से शुंग वंश, क से कौरव वंश और स से सातवाहन वंश। इन तीनों वंश के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और फिर देखेंगे इस टॉपिक से बीपीएससी ने कौन कौन से और किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? शुंग वंश से, फिर पढ़ेंगे कौरव वंश और उसके बाद सातवाहन वंश। ये जो चारों पहले हैं, हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। साथ ही जब हमने नंद वंश पढ़ा था तो हमने देखा था उस समय किसका? सिकंदर का आक्रमण। मौर्य वंश पढ़ा था तो मौर्य वंश से सिर्फ अकेले बीपीएससी ने 35+ क्वेश्चन पूछे हैं और उन सब का डिस्कशन हमने कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए हम किसके बारे में? तो शुंग वंश के बारे में शुरुआत करते हैं। शुंग वंश कौन सा वंश? शुंग वंश। जैसा कि आप जानते हैं अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट आपका बृहद्रथ था। कौन सा था? बृहद्रथ। और बृहद्रथ के मंत्री, तो बृहद्रथ का मंत्री कौन सा था? ध्यान रखिएगा, बृहद्रथ का मंत्री था पुष्यमित्र शुंग। यह जो बृहद्रथ था यह एक अयोग्य शासक था। इसके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी। क्या कर दी? इसकी हत्या करके खुद ही पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और फिर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की? शुंग वंश की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, तो शुंग वंश की स्थापना आप समझ गए कि मौर्य साम्राज्य के या मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने, और इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग कौन? पुष्यमित्र सिंह पहला गैर क्षेत्रीय राजा था। पहला मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय राजा था। इससे पहले जो भी मगध पर शासन किए वे लोग सभी मगध के ही आसपास या मगध में के ही रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? मगध के ही रहने वाले थे। पुष्यमित्र सिंह पहला गैर क्षेत्रीय राजा था जो कि मगध की राजगद्दी पर बैठा। अब हमने देख लिया कि मगध वंश के शुंग वंश के संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। यह प्रथम गैर क्षेत्रीय राजा था। इसने अपनी राजधानी, किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी अर्थात शुंग वंश का जो राजधानी था उसने प्रथम राजधानी अपना पटना और दूसरा विदिशा को बनाया। प्रथम राजधानी इसकी पटना अर्थात पाटलिपुत्र थी तथा एक और जगह इसने दूसरी एक जगह राजधानी बनाई जिसका नाम विदिशा था। अर्थात मगध का वो प्रथम सम्राट, मगध का वो प्रथम सम्राट जिसने पाटलिपुत्र के अलावा भी कहीं और नई राजधानी, दूसरी राजधानी बनाई, तो वो कौन सा हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ? किसको? पाटलिपुत्र के साथ उसने विदिशा को भी अपनी राजधानी बनाई थी। तो पुष्यमित्र सिंह की दूसरी राजधानी विदिशा थी। और विदिशा का पुराना नाम पूछता है आपको। विदिशा का पुराना नाम था बेसनगर। कौन सा था? बेसनगर था विदिशा का पुराना नाम था। ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र सिंह ने पाटलिपुत्र के अलावा विदिशा को भी अपनी राजधानी बनाया था और विदिशा का पुराना नाम क्या था? बेसनगर था। क्या था? बेसनगर था। तो ये आपको ध्यान रखना है। पुष्यमित्र शुंग जो था, कौन? पुष्यमित्र शुंग ये खुद ब्राह्मण था और ब्राह्मण भी में भी वो एक कट्टर ब्राह्मण था। कट्टर का मतलब क्या होता है? तो कट्टर ब्राह्मण का मतलब हुआ कि सिर्फ हम ही सही है, मेरा ही धर्म सही है और सिर्फ हमारे ही धर्म को वो मतलब कि अपना ही धर्म को बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है? कट्टरता कहलाता है। लेकिन सभी धर्मों को समान भाव देना यह कहलाता है क्या? यह सर्वधर्म समभाव कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर क्या था? ब्राह्मण था। इसने बौद्धों को आगे बढ़ाया, इसने ब्राह्मणों को, ब्राह्मण होने के नाते इसने सिर्फ ब्राह्मणों को ही आगे बढ़ाया और बौद्ध धर्म के इसके समय में सबसे अधिक पतन हुआ। क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पतन किस राजा के या किस मगध सम्राट के काल में हुआ? तो वो हुआ था कौन सा? पुष्यमित्र के शासनकाल में। पुष्यमित्र सिंह ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था? तो उसने सिर्फ ब्राह्मणों को बढ़ाया और बौद्धों के क्या करा था? बहुत सारे बौद्ध मठों को ध्वस्त करा दिया था। क्या किया था? बौद्ध मठों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन दो जगह बौद्ध, देखिए
पुष्यमित्र शुंग ने हमने क्या पढ़ा, इसने ब्राह्मणों को बढ़ावा दिया, बौद्ध मठों को तोड़वा दिया, बौद्धों को इस समय सर्वाधिक क्या हुआ, सर्वाधिक इसने क्या किया, सभी मठों को तोड़वा दिया और बौद्धों का सर्वाधिक पतन हुआ इसी के समय में। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है सांची और भरहुत अभिलेख से, इसके कहाँ कहाँ, सांची स्तूप और भरहुत स्तूप से, ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ से, सांची और भरहुत स्तूप। ये किसने बनवाया था, तो पिछले क्लास में पढ़ा था, ये अशोक ने निर्माण करवाया था। यहाँ देखिएगा ये रांची नहीं होगा, ये सांची होगा। कौन सा, सांची स्तूप। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो अशोक ने करवाया था। इन दोनों, ये भी क्या थे, ये दोनों भी जो थे, सांची स्तूप और भरहुत स्तूप, ये दोनों बौद्ध धर्म से ही संबंधित थे। किससे, बौद्ध धर्म से ही संबंधित थे। लेकिन जहाँ हमने देखा कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, इसने ब्राह्मणों को बढ़ावा दिया और बौद्धों का नाश किया। लेकिन बौद्ध धर्म के दो जगह, कौन कौन सा, सांची स्तूप, कौन कौन सा, सांची स्तूप, ध्यान रखिएगा कौन कौन सा, तो सांची स्तूप, बौद्ध धर्म का सांची स्तूप, ध्यान रखिएगा सांची स्तूप और भरहुत स्तूप, इन दोनों का इसने मरम्मत करवाया था। ये क्वेश्चन इसलिए इतना जरूर दे रहे हैं हम, क्योंकि देखिए सभी जगह उसने बौद्धों को तोड़वाया, लेकिन दो जगह को उसने निर्माण भी कराया, दो जगह क्या किया था, मरम्मत करवाया। तो कहाँ कहाँ क्या मरम्मत कराया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश के सांची स्तूप में, कहा सांची स्तूप में खिड़कियों को तांबे का करवाया, जो खिड़की टूट गए थे उसमें तांबे की इसने खिड़की लगवाया, जबकि भरहुत स्तूप की खिड़कियों को पत्थर का बनवाया। ध्यान रखिएगा भरहुत स्तूप में जो खिड़कियाँ लगी थी उसको उसने क्या किया, तो भरहुत स्तूप में लगी खिड़कियों के उसने क्या बना दिया, तो उस समय इसमें पत्थर लगवा दिए, इन खिड़कियों में पत्थर लगवा के इसका मरम्मत करवाई, पत्थर की खिड़कियाँ लगवाई। जबकि सांची स्तूप में इसने क्या किया, तो सांची स्तूप में से तांबे का यूज करके तांबे की खिड़कियाँ तांबे की बनवाई और भी इस सब का क्या किया, मरम्मत करवाया। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग ने जहाँ ब्राह्मणों को आगे बढ़ाया और बौद्धों का विनाश किया, लेकिन बौद्धों के विनाश करने के बावजूद उसने दो बौद्ध स्तंभों की या दो बौद्ध स्तूपों का क्या किया था, पुनर्निर्माण या मरम्मत करवाया था। वे दो बौद्ध स्तूप कौन कौन से हैं, तो वे दो बौद्ध स्तूप है, सांची और भरहुत स्तूप। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद में पढ़ना है कि इसके समय कौन कौन सा रचनाएं हुई थी। तो देखिए इसके समय सबसे पहले पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था। ध्यान रखिएगा पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ, पाणिनि के कौन सा पुस्तक है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी या व्याकरण की पुस्तक है, किसकी, पाणिनि की अष्टाध्यायी। ये जो पुस्तक है किसके समय लिखी गई थी, तो यह पुष्यमित्र शुंग के समय ही लिखी गई थी। इसी समय मनु ने मनु स्मृति लिखा, पुष्यमित्र शुंग के समय ही मनु स्मृति लिखी गई। देखिए मनु स्मृति में जो है ब्राह्मणों के द्वारा ही लिखी गई थी। मनु स्मृति भी किसके समय लिखी गई थी, तो मनु स्मृति कब लिखी गई, तो ध्यान रखिएगा मनु स्मृति भी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा समय ही लिखा। पाणिनि ने अष्टाध्यायी या भी किसके समय, पुष्यमित्र शुंग के समय। मनु ने मनु स्मृति भी पुष्यमित्र शुंग के समय ही लिखा था। इसके बाद देखिए इसके गुरु कौन थे, ध्यान रखिएगा इसके गुरु से क्वेश्चन पूछता है, इसके गुरु कौन थे, वहाँ से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि इसके गुरु कौन थे। तो गुरु से आपको ध्यान रखना है कि इसके जो गुरु थे वो कौन थे, महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे और इन्होंने क्या करवाया था, दो अश्वमेध यज्ञ करवाया था। किससे, पुष्यमित्र शुंग से दो अश्वमेध यज्ञ, 22 ने ध्यान रखिएगा, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे किसने, पतंजलि ने। तो इसके धार्मिक गुरु कौन थे, तो महर्षि पतंजलि इसके धार्मिक गुरु थे। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, साहित्य इसके समय कौन कौन सा हुआ, तो साहित्य में सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले पाणिनि की अष्टाध्यायी इसी समय लिखा गई, अष्टाध्यायी या अध्यायी, पाणिनि ने इसे लिखा था। उसके बाद हमने देखा मनु स्मृति भी इसी के समय लिखा गया था। मनु स्मृति भी किसके समय, तो मनु स्मृति भी पुष्यमित्र शुंग के समय लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसकी गुरु पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, किससे, पुष्यमित्र शुंग से। देखिए ये जो अश्वमेध यज्ञ है ये ब्राह्मण लोग ही करवाते थे, तो ध्यान रखना है ये ब्राह्मण था, तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं कि अश्वमेध यज्ञ इसी ने करवाया था, किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके समय, किसके समय, तो पुष्यमित्र शुंग के समय 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। क्या हुए थे, 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। कौन कौन सा, एक डेमेट्रियस के द्वारा और एक मिनांडर के द्वारा। कौन कौन सा, पहला आक्रमण
जो हुआ था उसमें डेमेट्रियस ने उसका क्या किया था, तो इसका नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया था, या डेमेट्रियस ने दूसरा आक्रमण किया, पहला आक्रमण। और इससे क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन ये दूसरा वाला से पूछता है, क्योंकि दूसरा वाला जो है मिनांडर ने किया था। किसने? मिनांडर ने। मिनांडर कौन था? देखिए, मिनांडर को ही मिलिंद भी कहा जाता है। इसने जब आक्रमण किया तो ये युद्ध में इसे हरा दिया। इसको हराया किसने? तो इसे हराया था अग्निमित्र ने। किसने? अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन था? तो अग्निमित्र यही पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, ये अग्निमित्र। इसने मिनांडर को हरा दिया, और मिनांडर को बौद्ध गुरु नागसेन ने, किसने? नागसेन ने क्या किया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है मिलिंद पन्हो से। किस पुस्तक? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, ध्यान रखिएगा, नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हो से आपको इसकी जानकारी मिलती है कि मिनांडर ने कहाँ आक्रमण किया था। तो मिनांडर ने पुष्यमित्र शुंग के राज्य से या मगध पर आक्रमण किया था। उसका जो है हराया किसने? तो अग्निमित्र ने। और मिनांडर जब हार गया तो उसे नागसेन ने, बौद्ध गुरु नागसेन ने बौद्ध धर्म की से शिक्षा दी थी। इसीलिए यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है कि मिनांडर कौन था? तो मिनांडर एक विदेशी आक्रमणकारी था। इसे अग्निमित्र ने हराया था, और उसे हराने के बाद नागसेन ने, बौद्ध गुरु नागसेन ने इसे बौद्ध धर्म की क्या दिया था? शिक्षा दिया था। देखिए, अब अन्य कुछ फैक्टर हैं, इसे भी हम ध्यान रखना है। इसी में इसी के समय में, किसके? तो पुष्यमित्र शुंग के समय में क्या हुई थी? तो देखिए, इसी के समय में कालिदास ने, कौन दास ने? कालिदास भी थे इसी समय में। और कालिदास ने कौन सा रचना किया था? तो कालिदास की मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम जो पुस्तक की रचना इसी के समय हुई थी। मालविका अग्निमित्रम, ये पुस्तक की भी रचना इसी के समय हुई थी। तो मालविका अग्निमित्रम की पुस्तक की रचना हुई थी। इसमें है मालविका अग्निमित्र, तो मालविका नाम की स्त्री और अग्नि नाम का जो पुरुष। अभी हमने किसका? अग्निमित्र पढ़ा, तो अग्निमित्र। तो इन दोनों के जो प्रेम कहानी है किस पुस्तक में है? तो मालविका अग्निमित्र नामक पुस्तक में है। ये जो है क्या है? एक प्रेम की पुस्तक है। तो कालिदास की पुस्तक मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। किसमें? मालविका अग्निमित्र में। मालविका अग्निमित्र में किसकी? तो इसमें कालिदास द्वारा यह लिखित है, और इसमें मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र एवं मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में, पतंजलि के नेतृत्व में, अभी आपको हमने बताया कि पतंजलि के नेतृत्व में पुष्यमित्र शुंग ने कितने? तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पुष्यमित्र शुंग ने बरार अर्थात विदर्भ को भी जीत लिया था। देखिए, अब कलिंग नरेश कौन था? तो कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल, इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं, यह उड़ीसा का राजा था। तो कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था। किसने? तो खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़े से और कुछ हम एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या क्या? इसको हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं। तो पहले हमने देखा इसकी स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की बृहद्रथ को हरा करके। ठीक है, अब देखिए, बृहद्रथ को हराने के बाद इसलिए ये पहला गैर क्षेत्रीय राजा था। इसने राजधानी विदिशा को भी बनाया था। इसने सभी बौद्ध धर्मों के स्तूपों को मैक्सिमम तोड़वाया, लेकिन 2 को इसने क्या किया? मरम्मत करवाया। किसको? सांची और भरहुत अभिलेखों का या सांची और भरहुत जो स्तूप है इन सबको क्या करा? मरम्मत करवाया था। इसमें 2 यौवन आक्रमण हुए थे, एक डेमेट्रियस द्वारा, एक मिनांडर द्वारा। तो मिनांडर ने जो युद्ध क्या आक्रमण किया, तो मिनांडर को इसने क्या दिया? नागसेन ने क्या दिया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। इसी समय बहुत सारे क्या हुए थे? बहुत सारे उपन्यास भी लिखे गए थे। कौन कौन से? पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। कौन सा? महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य। और कौन था? तो ध्यान रखिएगा। और हमने देखा मालविका अग्निमित्रम की भी चर्चा की गई थी। मनु ने मनुस्मृति लिखा था। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस वंश से हमने देख लिया। तो हसीन मशूक़ में इस तरह से हमारा शुंग वंश कंप्लीट हो गया। कौन कौन सा? तो हसीन मशूक़, ये आपको याद रखना है। ये मगध साम्राज्य के 8 राज्य हैं।
हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और अभी हमने शुंग वंश के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम कर्ण वंश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कर्ण वंश में किसी भी एग्जाम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, यह बहुत एक छोटा वंश था, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम सातवाहन वंश के बारे में चलेंगे। तो चलिए कर्ण वंश के बारे में देखिए, इसमें भी ज़्यादा दिया हुआ नहीं है। तो कर्ण वंश का देखिए संस्थापक कौन था? कर्ण वंश का संस्थापक जो था वो वासुदेव था। कौन था? वासुदेव था, ध्यान रखिएगा। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था। चलिए जो इतना इसमें इम्पोर्टेंट है हम बता देते हैं। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था, ठीक है। तो वासुदेव था कर्ण वंश का संस्थापक, यहाँ लिखा भी हुआ है। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। कहाँ? विदिशा को इसने अपनी राजधानी बनाई। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कर्ण वंश की जो संस्थापक था वासुदेव था, इसने राजधानी विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश में कुल 4 राजा हुए थे, कुल 4 राजा हुए थे। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या उसके मंत्री सिमुक ने कर दी और इसके स्थान पर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, इस वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो सबसे अंतिम शासक वासुदेव था, स्थापना किया था वासुदेव ने, और अंतिम शासक सिमुक क्या था? इसका अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। कौन था? सुशर्मा था, जिसकी हत्या इसके मंत्री कौन था? तो इसका मंत्री था सिमुक, और सिमुक ने उसके अंतिम शासक की हत्या कर दी। अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या किसने कर दी? तो सुशर्मा की हत्या की थी इसके मंत्री सिमुक ने, और सिमुक ने खुद कौन सा वंश? तो सिमुक ने खुद सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। देखिए एक चीज़ यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि देखिए मौर्य साम्राज्य, अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहद्रथ था। कौन था? तो अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहद्रथ था, बृहद्रथ था। इसकी हत्या किसने की? तो इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और खुद शुंग वंश का स्थापना किया। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, और उसकी हत्या वासुदेव ने कर दी। किसने? वासुदेव ने। तो ध्यान रखिएगा, सबकी हत्या कर करके, अंतिम शासक की हत्या कर करके ही क्या किया गया है? नया शासन लाया गया। जैसे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, इसकी हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने और खुद शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति। कौन? देवभूति, और देवभूति का हत्या वासुदेव ने कर दी, और वासुदेव ने खुद कौन सा वंश? तो वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। कौन सा? कर्ण वंश का, जो कि अभी हमने पढ़ लिया। तो और वासुदेव का अंतिम वासुदेव ने कर्णवंश, और कर्णवंश का अंतिम शासक सिमुक था। कर्णवंश का अंतिम सिमुक था। सिमुक की हत्या नहीं, कर्णवंश का अंतिम शासक ध्यान रखिएगा सुशर्मा था। कौन था? सुशर्मा था, और सिमुक ने उसकी हत्या की थी। सिमुक ने उसकी हत्या करके क्या की थी? तो सिमुक कर्णवंश की जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था। सुशर्मा था, और सुशर्मा की हत्या किसने की? तो इसकी हत्या सिमुक ने कर दी। किसने कर दी? सिमुक ने। और सिमुक ने कौन सा वंश? सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश की स्थापना की। तो इसको आप याद रखना है। कैसे? एक साइकिल चल रहा है, देखिए साइकिल। पहले हमने मौर्य वंश देखा, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम शासक घनानंद को मारा था। तो घनानंद को किसने मारा? अंतिम मौर्य शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। फिर मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मार करके किसने मारा? तो बृहद्रथ की हत्या उसके मंत्री, कौन मंत्री था? तो शिशुनाग ने हत्या करके कौन सा? शुंग ने, नहीं शिशुनाग नहीं, शिशुनाग पहले था। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश। तो देखिए घनानंद नंद वंश से कौन सा? नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया। मौर्य वंश के बाद पहले नंद वंश था। देखिए नंद के बाद आया आपका मौर्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग। देखिए शुंग वंश के बाद इसके अंतिम शासक, तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। उसकी हत्या की किसने? वासुदेव ने। और वासुदेव ने शुंग के बाद कर्णवंश बनाया। कर्णवंश के अंतिम शासक कौन था? तो कर्णवंश का अंतिम शासक ध्यान रखिएगा सुशर्मा था। उसकी हत्या किसने कर दी? सिमुक ने। और सिमुक ने खुद हत्या करके क्या? सातवाहन वंश बनाया। क्या बनाया? सातवाहन वंश। तो चलिए अब हम सातवाहनों के बारे में पढ़ते हैं। सातवाहनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। देखिए सातवाहन वंश पहले महाराष्ट्र में था। कहाँ था? सातवाहन पहले क्या था? पहले यह ध्यान रखिएगा, सातवाहन पहले कहाँ थे? तो सातवाहन पहले महाराष्ट्र में थे, बाद में वे आंध्र प्रदेश में चले गए। ध्यान रखिएगा,
सातवाहन पहले महाराष्ट्र में थे, बाद में आंध्र प्रदेश में चले गए। सातवाहन वंश का स्थापना कौन किया था? तो सातवाहन वंश का स्थापना ध्यान रखिएगा सिमुक ने किया था। सिमुक ने किसकी हत्या की थी? तो अंतिम कर्णवंश शासक की हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश बनाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रारंभ में यह शासक जो था, प्रारंभ में यह वंश जो था महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया और बाद में ये कहाँ चले गए? आंध्र प्रदेश में चले गए, जिस कारण इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। सातवाहनों की राजधानी महाराष्ट्र थी। कहाँ थी? स्टार्टिंग में महाराष्ट्र थी। देखिए, अब इस वंश का सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब इतना बड़ा नाम लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने क्या लिख दिया है? जीपीएस लिख दिया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी, जीपीएस। यह इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। हमने अभी क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि सातवाहन वंश का स्थापना सिमुक ने किया था। कहाँ? किसने? सिमुक ने। पहले इनकी राजधानी महाराष्ट्र में थी, बाद में इन्होंने आंध्र प्रदेश ले गया। कहाँ? आंध्र। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? जीपीएस, मतलब गौतमी पुत्र सातकर्णी था। क्या था? सातकर्णी। इसने नहपान को हराया था। किसने? नहपान को हराया था। किसके? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जीपीएस था, गौतमी पुत्र सातकर्णी था, और इसने शक शासक नहपान को, नहपान जो था शक शासक था, इसको इसने हराया था। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के जोगल थम्बी के मिले सिक्कों से मिलती है। किसकी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा नहपान को हराए जाने की जो है सूचना, ये कहाँ से मिलती है? तो यह महाराष्ट्र के जोगल थम्बी के मिले सिक्कों से मिलती है। इस वंश का अगला शासक, मतलब जीपीएस के बाद, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद, उसके बाद वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी था। कौन था? वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। ध्यान रखिएगा, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। ये बात ध्यान रखिएगा, यह जो था ना, यह वंश कौन सा वंश? सातवाहन। यह मातृ प्रधान था। क्या? मातृ शतात्मक था। क्या था? मातृ शतात्मक का मतलब था माताओं का प्रधानता थी। देखिए, यह देखिए, जीपीएस गौतमी पुत्र, मतलब कि यहाँ माता का नाम पहले आ गया। बीबीपी मतलब वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, इसका भी नाम पहले आ गया। तो देखिए, सभी के नामों में क्या आ गया? पहले माँ का नाम आ गया, तो इस तरह से यह मातृ शतात्मक था। हालांकि राजा जो था यहाँ पुरुष ही होता था, लेकिन प्रधानता किसकी रहती थी? तो प्रधानता स्त्रियों की ही थी इसके शासनकाल में। ठीक है, तो ये बात में आपको ध्यान रखना है। इसके समय, किसके समय? तो बीबीपी वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी के समय उज्जैन पर पुनः किसने? रुद्रदामन ने आक्रमण किया। रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी को हरा दिया। ध्यान रखिएगा, पहला शक शासक नहपान था, इसको किसने? जीपीएस ने हरा दिया था। जीपीएस ने इसको हरा दिया। फिर वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी है, उसके समय रुद्रदामन ने इस पर आक्रमण किया। रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र को हरा दिया, लेकिन इन दोनों में वैवाहिक क्या हो गया? वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए दोनों में। तो फिर से इन लोगों क्या हो गया? दोनों इक्वल हो गया फिर से, क्योंकि दोनों में क्या हो गया? वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश का अंतिम शासक सातकर्णी था। कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी था। तो ये बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना कि इस वंश का अंतिम शासक सातकर्णी था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? सातकर्णी था। ध्यान रखिएगा, सातकर्णी था। इसने देखिए रुद्रदामन को हराया था, और अब देखिए उसके बाद सर्वाधिक ब्राह्मणों को सर्वाधिक भूमिदान कौन दिया था? तो सर्वाधिक भूमिदान, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणों को सबसे पहले भूदान सातवाहनों देना शुरू किया था। और सर्वाधिक कहेगा तो सर्वाधिक गुप्तों ने दिया था, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक दान दिया था, लेकिन सबसे पहले शुरुआत किसने किया था? तो सातवाहनों ने किया था। कन्फ्यूज जाइएगा नहीं, दोनों में ध्यान रखिएगा, दोनों में लगभग समानता है। ब्राह्मणों को सबसे पहले भूदान की व्यवस्था किसने की थी? सबसे पहले भूदान दिया था, किसने दिया था? तो सातवाहन वंशों ने। सातवाहनों ने सबसे पहले क्या दिया था? भूदान दिया था। लेकिन सर्वाधिक भूदान गुप्त शासकों ने दिया था। सर्वाधिक बोलेगा तो गुप्त शासकों ने, और शुरुआत बोलेगा तो सातवाहनों ने। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। हमने आपको बता दिया कि सातवाहन क्या था? मातृ शतात्मक था। सातवाहन साम्राज्य मातृ शतात्मक था, लेकिन यहाँ देखिएगा, परंतु यहाँ राजा जो है पुरुष नहीं होता था, लेकिन यहाँ नाम जो है, नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था।
सातवाहनों के समय में जब हमने आपको स्रोत पढ़ाया था तो बताया था कि इन्होंने सीसा का सिक्का चलाया था। कौन सा? सीसा का सिक्का। सीसा का सिक्का चलाया था किसने? सातवाहनों ने। तो ये भी आपको याद रखना होगा, भूले तो नहीं हुईएगा हमको जहाँ तक लगता है। उसके बाद देखिए सामंती व्यवस्था इन्होंने भी चालू की थी। क्या की थी? सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था भी इन्होंने क्या किया था? तो देखिए इन्होंने वेतन के बदले क्या दिया था? भूमि देना शुरू किया था। वेतन के बदले भूमि। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वेतन के बदले भूमि देने का प्रारंभ किसने किया? तो सबसे पहले सामंतों ने, सातवाहनों ने सामंती व्यवस्था ली, जिसमें वेतन के बदले, मतलब आपको पैसा नहीं मिलेगा, वेतन के बदले आपको भूमि दिया जाएगा, जमीन दिया जाएगा, जमीन का कोई टुकड़ा। अब इसमें देखिए होता क्या था कि वेतन के बदले जब भूमि बांटा जाने लगा, ऐसे भूमि का टुकड़ा देते देते राजा के पास भूमि कम पड़ जाता था और फिर ये जो है भूमि लेकर के खुद ये राजा बन जाते थे। इसमें यह एक बहुत बड़ी ही खराबी थी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ये था हमारे किसके बारे में? तो ये हमने सातवाहनों के बारे में पढ़ लिया। किसके बारे में? सातवाहनों के बारे में। सातवाहनों के बारे में हमने पढ़ा कि सबसे इसमें का इसका संस्थापक कौन था? तो संस्थापक सिमुक था। इसने महाराष्ट्र और बाद में ये आंध्र प्रदेश चले गए। इसका सर्वाधिक जो है प्रतापी राजा कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसने नहपान को हराया था। नहपान शक शासक था। उसके बाद वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमा भी आया। इसने इसको रुद्रदामन ने हरा दिया। किसको? तो बीबीपी को रुद्रदामन ने हरा दिया और इन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। इन लोगों ने ब्राह्मणों को सबसे पहले भूधन देने की व्यवस्था शुरू की थी। सामंती व्यवस्था में इन्होंने वेतन के बदले वेतन न दे करके भूमि देना शुरू किया था। इनका समाज मातृसत्तात्मक था। इन्होंने शीशों का सिक्का चलाया था। तो इस तरह से ये भी वंश समाप्त होता है। कौन सा वंश? तो ये हमने सातवाहन वंश भी पढ़ लिया है। तो इस तरह से हमने तीनों वंश, कौन कौन सा तो हमने आज पढ़ा। देखिए ट्रिक क्या था? ट्रिक था हसीन मशूक सा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, हसीन हो गया ये। उसके बाद मशूक सा, तो मशूक और सा। तो हमने पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। नंद वंश के समय ही हमने किसका आक्रमण पढ़ा था? तो सिकंदर का। उसके बाद मौर्य वंश। अभी हमने पढ़ा शुंग वंश, कर्ण वंश और संतवाहन, सभी के बारे में पढ़ लिया। इन सब का हमने क्वेश्चन भी कर दिया है। लास्ट जो टॉपिक था हमारा मशूक सा, तो मौर्य वंश हो गया, शुंग वंश और कर्ण वंश आज हमने पढ़ा। शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। कौन सा? सातवाहन वंश। देखिए इन तीनों से बीपीएससी ने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है। तीनों टॉपिक से मिलकर बीपीएससी ने आज तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है। वो कौन सा क्वेश्चन है? आइए हम एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए, बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन क्या है। तो इस टॉपिक से बीपीएससी ने सिर्फ आज तक एक ही क्वेश्चन पूछा। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिएगा। शुंग वंश के बाद, इसके बाद शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो इसको तो आप अच्छे से जानते हैं। हमारे ट्रिक कौन सा? हसीन मशूक सा से आप अच्छे से इसको जानते होइएगा। तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, किसके बाद पूछ रहा है? तो शुंग वंश के बाद पूछ रहा है। तो शुंग वंश कहाँ है जी? तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और यहाँ है शुंग वंश। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आता है। कौन सा? कर्ण वंश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, कर्ण वंश। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये पूछ चुका है कि बाद कौन आया था, तो इसे पहले भी पूछ सकता है कि शुंग वंश के पहले कौन सा वंश था। तो शुंग वंश के पहले कौन सा था? फिर से ध्यान रखिए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, उसके बाद है शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। हसीन मशूक सा, ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अभी क्वेश्चन में पढ़ा शुंग वंश के बाद, तो शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया था, लेकिन शुंग वंश के पहले पूछेगा तो मौर्य वंश आ जाएगा। उसी मौर्य वंश के पहले पूछेगा तो नंद वंश, और मौर्य वंश के बाद पूछेगा तो शुंग वंश। इस तरह से हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सातवाहन वंश है, उसके बाद कुषाण वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? और कर्ण वंश का शासक कौन था? ये हम पढ़ा चुके हैं। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।